हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं 2026 में बोर्ड परीक्षा देंगे 18 फरवरी को, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, अगर इस वीडियो को आप देख लेते हो तो आप 18 फरवरी को बोर्ड एग्जाम जब देने जाओगे तो आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। क्योंकि ये जो पेपर है 801 GB का पेपर आप देख रहे हो, ये 100% वायरल पेपर है। ठीक है, ये जो पेपर है 100% वायरल पेपर है और ये सेम टू सेम पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक, तो ये जो है जो आज के इस वीडियो में देखेंगे 2026 हिंदी का बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में बनेगा। प्यारे बच्चों, इस पूरे पेपर को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है, ये कोड 801 GB बहुत ज्यादा वायरल है। जैसे ये आपका पेपर मिलेगा, आपको करना क्या है, सबसे पहले काम आपको अपना सही यहाँ पे अनुक्रमांक और यहाँ पे आपको अपना नाम भर लेना है। इस पूरे पेपर को मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा और आप एक एक प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। समय जो आपको मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। ये 3 घंटे 15 मिनट के अंदर अंदर इस पूरे पेपर को आपको हल करना है। यहाँ पे दे रखा है कि नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि 3 घंटे इस पेपर को हल करने के लिए एंड ये जो 15 मिनट है इस पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। यहाँ पे निर्देश दे रखा है प्यारे बच्चों, जिसको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी इस पेपर में आए हुए सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य है। एंड दूसरा निर्देश यहाँ पे दे रखा है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड अ तथा खंड ब में विभक्त है। एंड यहाँ पे तीसरा दे रखा है कि खंड अ में आपको 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, जिनका सही उत्तर आपको OMR उत्तरक पत्रक पे नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से आपको काला या चिन्हित करना है। इसके बाद नेक्स्ट निर्देश है, ये दे रखा है कि खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तरक पत्रक पे ही उत्तर दे। OMR उत्तरक पत्रक पे उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर आदि का आपको प्रयोग कदापि नहीं करना है। एंड यहाँ पे दे रखा है नेक्स्ट, यहाँ पे निर्देश 5वां कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है, यानी कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है ये उसके आगे लिख दिया गया। एंड यहाँ पे नेक्स्ट निर्देश है कि खंड ब में आपको 50 अंक के वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसका आंसर आपको आंसर शीट पे दिया जाना होता है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट निर्देश है कि खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक साथ ही करना है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट निर्देश है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर आपको समय कदापि नष्ट नहीं करना। ये रहे आपके कुछ बहुविकल्पी प्रश्न। अब इसके बाद आपके आ जाते हैं खंड अ, जिसमें आपको मिलेंगे बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न। यहाँ पे प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको आता है खंड अ। खंड अ में आपको मिलता है बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न। इसका आंसर आपको आंसर शीट पे दिया जाना होता है। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। यहाँ पे दे रखा है शुक्ल युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं, शुक्लोत्तर युग के हैं या भारतेंदु युग के हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो पहला पाठ मित्रता लिखे हैं, ये शुक्ल युग के लेखक हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि गबन की विधा है। गबन जो है मुंशी प्रेमचंद जी की काफी प्रसिद्ध रचना है, इसकी विधा क्या है ये हमसे पूछ रखा है। ये नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है या कहानी है। तो ये प्यारे बच्चों आपका मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये दे रखा कि कंकाल के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, निराला जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो जयशंकर प्रसाद की काफी प्रसिद्ध रचना है कंकाल। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, ये दे रखा है कि कलम का सिपाही कृति है, धर्मवीर भारती जी की है, अज्ञे जी की है, जैनेन्द्र कुमार जी की है, अमृत राय जी की है। तो आप जानते हो कि जो कलम का सिपाही है ये अमृत राय जी की कृति है। और इसकी विधा की बात करें तो ये प्यारे बच्चों आपका जीवनी विधा है। कौन सी विधा है? जीवनी विधा है। इसको बहुत अच्छी तरीके से पूरे पेपर को तैयार कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। पांचवा क्वेश्चन दे रखा है शुक्ल युग की जो समय अवधि है वो क्या है। 1919 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, 1919 से 1938 ईस्वी तक या 1936 से 1943 ईस्वी तक या 1850 से 1900 ईस्वी तक। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 1919 से
1938 ईस्वी तक का जो युग है ये शुक्ल युग माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है। ये दे रखा है कि साकेत रचना है महादेवी वर्मा जी की, सुमित्रा नंदन पंत जी की, जयशंकर प्रसाद जी की, मैथिली शरण गुप्त जी की। तो साकेत जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी की काफी प्रसिद्ध रचना है। ये क्या है? मैथिली शरण गुप्त जी की काफी प्रसिद्ध रचना है और ये साकेत महाकाव्य है। अगर इसकी विधा की बात करें तो ये क्या है? महाकाव्य है। इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। 8वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि महादेवी वर्मा कवित्री हैं प्रगतिवादी युग की, द्विवेदी युग की, छायावादी युग की, प्रयोगवादी युग की। तो महादेवी वर्मा जो जी है छायावाद युग की प्रमुख कवित्री है, क्योंकि देखो जो प्रसाद हो गए, प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद, ठीक है, यहाँ पे वर्मा हो गई, निराला हो गया और एक पंत हो गए। इन चारों को छायावाद का प्रमुख कवि माना जाता है। तो इसमें वर्मा आया है तो महादेवी वर्मा जी जो है छायावाद की ये है कवित्री है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है। ये दे रखा है कि गंगा लहरी रचना है पद्माकर जी की है, बिहारी जी की है, भूसर जी की है, मतीराम जी की है। तो ये जो गंगा लहरी है ये पद्माकर जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, 1936 से 1943 ईस्वी तक, 1918 से 1950 ईस्वी तक या 1843 से अब तक। तो जो आधुनिक काल है मतलब मॉडर्न युग है, इसका जो समय सीमा है ये 1843 से चालू हुआ था और अब तक चला आ रहा है। और यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। इस चीज का ध्यान देना, यहाँ पे नहीं है, निहार नहीं है, सांध्य गीत नहीं है, युगांत नहीं है कि दीप शिखा नहीं है। तो यहाँ पे जो युगांत है ये आपकी महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत और ये जो महादेवी वर्मा, इन दोनों की रचनाएं लगभग मिलता जुलता जैसा लगता है। ठीक है, तो युगांत जो है ये महादेवी वर्मा का नहीं है, बाकी जितना है ये महादेवी वर्मा जी का है। 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? रति है, हास्य है, निर्वेद है, विस्मय है। तो यहाँ पे जो हास्य है ये हास्य रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में अलंकार है, रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है या अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चे जो पीपल पात सरिस मंडोला है इसमें उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना पीपल के पत्ते की तुलना मानव की मनुष्य के मन से की गई है। तो यहाँ पे क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। समानता या तुलना व्यक्त किया जाता है तो उपमा अलंकार होता है। 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? देखिए आप में 2 छंद है, एक रोला है और एक सोरठा है, यही 2 पूछा जाता है, लेकिन दोनों में 4 ही चरण होते हैं। तो यहाँ पे 4 चरण, 2 चरण, 3 चरण या 1 चरण। ऑप्शन नंबर जो है 14 का जो पहला है वो करेक्ट हो जाएगा, 4 चरण। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा है कि उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। यहाँ पे उ है, अ है, उप है या अन है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो इस उपदेश में क्या है? उप है। क्या है? उप है। ऑप्शन नंबर जो आपका है सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। ये देखा कि त्वयी किस विभक्ति और वचन का रूप है? द्वितीया एक वचन है या तृतीया बहुवचन है, चतुर्थी बहुवचन है या सप्तमी एक वचन है। तो यहाँ पे जो त्वयी है ये सप्तमी एक वचन का रूप है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है हानि लाभ में समास है, द्वंद्व है, कर्मधारय है, द्विगु है, बहुव्रीहि समास है। तो यहाँ पे देखिए जब हानि और लाभ के बीच में या 2 शब्दों के बीच में, जैसे अगर यहाँ पे हम माता लिखें और इस तरह का डैश लगाकर पिता लिख दे और इसमें कोई आपसे पूछे कि प्यारे बच्चों इसमें कौन सा समास है, तो जब 2 शब्दों के बीच में इस तरह का डैश दिख जाए तो आपको द्वंद्व आंख बंद करके मार देना है, क्योंकि द्वंद्व समास में और शब्द का लोप पाया जाता है और शब्द न लिखकर इस तरह का डैश लगा दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर।
नेक्स्ट आपका यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है कि मछली का पर्यायवाची है, द्विज है, मीन है, रसना है कि मूढ़ है। तो देखो जो मछली होती है इसका पर्यायवाची आपका मीन होता है, मीन मतलब मछली। 18 नंबर क्वेश्चन है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं कि 5 भेद होते हैं? तो यहाँ पे 3 भेद होते हैं, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि वाच्य के विषय में कौन सी बात सही नहीं है? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो वाच्य कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, ये बात सही नहीं है, बाकी सभी बात जो है सही है। अब यहाँ पे 20वां दे रखा है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द है, शिक्षक है, दरबार है, अंधेरा है, कोमल है। यहाँ पे जो शिक्षक है ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है, क्योंकि शिक्षक एक जाति है। क्या है? शिक्षक जाति से हम बिलोंग करते हैं। अब इसके बाद यहाँ तक आपका 1 घंटे का समय समाप्त होता है। अब इसके बाद आपका आ जाता है खंड ब, इसमें मिलता है आपको वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। देखिए यहाँ पर इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है और ये जो टोटल मार्क्स होते हैं इसके 50 मार्क्स यहाँ से मिलते हैं। 20 नंबर बहुविकल्पी के, 50 नंबर इसके, टोटल 70 नंबर मिलते हैं। यहाँ पे 21 नंबर दे रखा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो होता है टोटल ये 6 नंबर का होता है। इसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर देना होता है। सबसे पहले आपको इसको पढ़ना और ये फाइंड करना है कि किस पार्ट का है और इसके जो लेखक है वो कौन है। इसमें जो सबसे पहला देता है प्यारे बच्चों, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे। संदर्भ लिखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि किस पार्ट का है, दूसरा ये पता होना चाहिए कि इसके लेखक कौन है। तो ये जो पार्ट है आपका, ये आपका भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। और इसके जो लेखक है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ये हो गया। और इसके जो लेखक है वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इस तरह से इनको आपको ये 2 चीजें पता हो गया तो आसानी से हम इसके संदर्भ को लिख लेंगे। और यहाँ पे दूसरा दे रखा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या किसकी करनी है? यहां से लेकर यहां तक के शब्दों के नीचे इस तरह की रेखा, इस तरह की लाइन खींची गई है, इसी की पूरी हमको लिखना होता है। इसके बाद एक तीसरा देता है कि मानव मात्र के लिए क्या अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो देखो यहाँ पे सत्य और अहिंसा जो है ये आज मानव मात्र के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। अब देखिए जो गद्यांश होता है वो 2 ठो देता है, एक ये गद्यांश होता है, एक इसका अथवा करके देता है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे उस गद्यांश के यहाँ पे नेक्स्ट देता है, ये होता है अथवा। अथवा चाहो तो आप इसे भी हल कर सकते हो, इसको भी आपको पढ़ना है और ये फाइंड करना है कि ये किस पाठ से लिया गया। तो यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। इससे ये पता चल गया कि इसका जो पाठ है वो, इसका जो पाठ है प्यारे बच्चों, ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। और इसके जो लेखक है, मित्रता नामक पाठ के जो लेखक है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो यहाँ पे लिख लेना रामचंद्र शुक्ल जी। इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, जो आपको अच्छा लगेगा, जो आएगा अच्छे से उसको आपको करना है। अब यहाँ पर है कि व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं? व्यक्ति एक दूसरे की, देखो यहाँ पे है मित्रता, यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता को देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इतना आपको लिखना है पूरा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन दे देता है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके लिए भी आपको 6 अंक मिलेंगे। यहाँ पे क्या रखा है? 3 क्वेश्चन नीचे दे रखे हैं और ये दे रखा है पद्यांश। ये दे रखा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखने के लिए प्यारे बच्चों ये पता होना चाहिए कि ये किस पाठ का है, दूसरा ये पता होना चाहिए कि इसके कवि कौन है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है कि निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर समुझाए सह दे बूझती साच नहासी, कौ है जनक कौ है जननी कौ नारी कौ दासी। तो यहाँ पे एक इस तरह से सूर आया हुआ है, तो इसके जो कवि हैं वो कौन हो गए? सूरदास जी। जो इस तरह के पुराने कवि थे वो अपने नाम को डाल देते थे ताकि उनकी रचनाओं को कोई चुरा न पाए। और ये सूरदास जी आप में जो लिखे हैं वो पद नामक शीर्षक लिखे हुए हैं। ये 2 चीजें पता हो गया, संदर्भ आसानी से लिख लेंगे। अब इसके बाद दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहां से लेकर यहां तक शब्द के नीचे
इस तरह की एक रेखा, इस तरह की एक लाइन खींची गई है, इसकी व्याख्या आपको अपने शब्दों में करना होता है। जैसे यहाँ पे कि निर्गुण कौन देश को वासी, जो उद्धव जी होते हैं वो जब श्री कृष्ण जी वृंदावन छोड़ के ब्रज चले जाते हैं तो क्या करती हैं, उद्धव जी आते हैं और गोपिकाएं को व्याकुल देखकर उसका फायदा उठाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आप जो है श्री कृष्ण को भूल जाओ, वो आने वाले नहीं है, और उनको निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात बताते हैं। तो गोपिकाएं उनसे कहती है निर्गुण कौन देश को वासी, आप जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात कर रहे हो वो किस देश का रहने वाला है। मधुकर कहीं समुझाए सह दे, आप मुझे सब कुछ सही सही बता दीजिए। बूझती साच न हंसी, मैं आपसे कोई हंसी और मजाक नहीं कर रही हूँ। और ये भी बताइए मुझे कि वो कौ है जनक, उसके पिता कौन है, कौ है जननी, उसकी माता कौन है, कौ नारी, उसकी जो पत्नी है वो कौन है, कौ दासी, और उसका दासी कौन है। इतना आपको लिखना है। अब इसके बाद है मधुकर शब्द का क्या अर्थ है, मतलब सही सही मैं आपसे प्रेम से पूछ रही हूं। अगर ये नहीं आता तो आप अथवा में इसे भी कर सकते हो। ये दे रखा है, ठीक है। इसके नीचे भी 3 क्वेश्चन है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखे। संदर्भ के लिए ये पता होना चाहिए हमें कि ये किस पाठ से है। तो ये जो पाठ है प्यारे बच्चों, ये आपका स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है। स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है और इसके जो कवि हैं वो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। तो इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, दूसरा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहां से लेकर यहां तक की जो है व्याख्या करना है। मतलब अतुलनीय जिनके प्रताप का, ये जो पृथ्वी है इसका जो प्रताप है इसका कहा नहीं जा सकता कितना बड़ा ये प्रतापी है। साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, और इसका जो प्रूफ है वो स्वयं भगवान सूर्य है। इतना आपको लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे कि उपयुक्त पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया, इसमें भारत की महिमा का, देश की महिमा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ लिखने का 2 नंबर एंड हिंदी में अनुवाद करने का 3 नंबर, टोटल यहाँ से आपको 5 नंबर मिलेंगे। ये क्या दे रखा है देखिए यहाँ पे, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायस्य केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इतएव संस्कृत वागमस्य संस्कृतेस्य आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। यही से ही संस्कृत और संस्कृत भाषा का प्रकाश सभी जगह पे फैला हुआ है। मुगल युवराज दारासिकोह अत्रागत्य यहाँ पर आए, भारतीय दर्शनम शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सत्यसाम ज्ञान प्रभाविता, वो इनकी ज्ञानों से इतना ज्यादा प्रभावित हुए। यत तेन उपनिषदाम, इन्होंने उपनिषद का अनुवाद जो है वो अपने फारसी भाषा में कर लिया ताकि हमारे लोग भी पढ़कर इन सब चीजों को फॉलो करें। इतना ज्यादा आकर्षित था यहाँ का जो उपनिषद था। इसके बाद अथवा अगर ये नहीं आता इसको भी कर सकते हो। नागरिक बहुकाल यावत अचिंत्यत, नागरिक ने बहुत समय तक सोचा विचारा चिंता किया। परंतु प्रहेलिकाय उत्तरम दातु समर्थन न भवत, प्रहेलिका का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः तब ग्रामीण अवदत, ग्रामीण कहता है अहम अस्य प्रहेलिकाय उत्तरम न जानामि, मैं इस प्रहेलिका का उत्तर नहीं जानता हूँ। ईदम श्रुत्वा ग्रामीण, यह सुनकर ग्रामीण कहते हैं यदि भवान उत्तरम न जानाति, यदि तुम उत्तर नहीं जानते हो तरहि ददातु 10 रुपयकारी, तब मुझे 10 रुपया दो, शर्त के 10 रुपया दो। अतः मलान मुखेन, मुरझाए हुए मुख वाले नागरिकेण, नागरिक ने सम्यानुसारम, समय के अनुसार 10 रुपयकारी दत्तानी, शर्त के 10 रुपए दे दिए, ठीक है। अब इसके लिए आपको इसका संदर्भ लिखना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस पाठ का है। प्यारे बच्चों ये जो है ये आपका भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। किस पाठ से लिया गया है, भारतीय संस्कृति। इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, ये भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। और ये जो लिया गया है आपका, ये प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया। किस पाठ से है, प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। अब इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे देता है कि नीचे दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का
संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ लिखने का 2 नंबर एंड हिंदी में अनुवाद करने का 3 नंबर, टोटल यहाँ से आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पे दे रखा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी रहें। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी लोग निरोग रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग कल्याण को देखें। माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, कोई भी दुख का भागी ना बने। ये भी जो आपका पाठ है ये किस पाठ से लिया गया है? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से ये भी लिया गया। इसको भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। ये भी आपका भारतीय था, ये भारतीय रहेगा, ठीक है। भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। अब यहाँ पर है, ये 2 चीजें पता हो गया। अथवा अगर आपको ये नहीं आता तो आप इसे भी कर सकते हो। माता गुरुत्वा भूमि, भूमि से महान माता है। खात पितो चतरस्तता, आकाश से भी ऊंचा पिता का स्थान है। मनः शीघ्रतम वातात, यानी वायु से भी तीव्र मन की गति है। चिंता बहुतरी त्रिड़ा, तिनके से भी ज्यादा ज्वलनशील चिंता है। ये आपका जो पाठ है प्यारे बच्चों, ये जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है? जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। इसको आप अच्छी तरीके से इन सभी को तैयार कर लेना। नेक्स्ट देखते 25 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखिए। और ये जो होता है ये 3 नंबर का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो होता है ये जिला वाइज होता है, अलग अलग जिले में अलग अलग चीजें पूछी जाती है। ये आप देख सकते हो, आपके जो जिला में पढ़ाया जाता है उसको आप तैयार कर लेना। यहाँ पे नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन देता है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए, उनकी किसी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जीवन परिचय लिखने का 3 नंबर एंड प्रमुख रचना का उल्लेख करने का 2 नंबर, टोटल यहाँ से आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। यहाँ पे दे रखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। इन सभी का मैं विधिवत आपको बता चुका हूं। आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे कि जीवन परिचय कैसे लिखे अरिहंत लेक्चरर, जिसका भी आप मंगा रहे हो। मेरा चैनल का नाम यहाँ पे ले लेना, लास्ट में मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा। ख नंबर यहाँ पे दे रखा है कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जीवन परिचय लिखने का 3 नंबर एंड रचना का उल्लेख करने का 2 नंबर, टोटल यहाँ से 5 नंबर आपको मिल जाते हैं। एक लेखक का आता है और एक कवि का आता है। इन दोनों में से एक इसमें से लिखना होता है और एक इसमें से। इसमें आप गोस्वामी तुलसीदास, रसखान, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त किसी एक का लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। नेक्स्ट प्यारे बच्चों यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ये 2 नंबर का आता है। 2 ठो तैयार कर लेना। एक बंधन मरणम वापी जो वापी प्राजय उभ्यत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता, और एक तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयी सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जो आपका क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा उसे नहीं लिखना है, जो नहीं आएगा उसे आपको लिखना है। 28 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पुस्तकालय के लिए हिंदी पत्र पत्रिकाएं मंगवाने का अनुरोध करते हुए प्रार्थना पत्र लिखिए, और ये 4 नंबर में आया हुआ है। अगर ये आप नहीं जानते हो तो राशन कार्ड खो जाने की सूचना देते हुए अपने क्षेत्र के खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी को नया राशन कार्ड बनवाने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो देखिए यहाँ पे दे रखा 29 की निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, और इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। बीरह केन पूज्यत, तो बीरह बिरेड पूज्यत। पदेन बिना किम दूरम याति, पदेन बिना जो है पत्रम दूरम याति, ठीक है, पत्रम। अब चंद्रशेखर क आसीत, चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध देशभक्त च क्रांतिकारी आसीत। अस्माक संस्कृति कीदृशी वर्तते, हमारी संस्कृति जो है वो क्या करती है। 2 का ही आपको लिखना है। 30वां यहाँ पे दे रखा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, इसके लिए आपको 7 अंक मिलेंगे। बेरोजगारी की समस्या और समाधान पे, आतंकवाद की समस्या और समाधान पे, प्रदूषण और मानव जीवन, मोबाइल वरदान या अभिशाप, और 5वां है देश प्रेम पर। जो आपको आता है इसमें से आप तैयार कर लेना। मैं सभी का ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। आप टॉपर की कॉपी भी दिखा चुका हूँ, वहां पे आपको अलग अलग इसमें से चीजें मिल जाएंगी, तो इसको तैयार कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।